नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल यानी 23 फरवरी से हम लोग भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया था पाषाण काल, जो कि उसमें हमने बताया कि पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर। यानी उस समय जो साक्ष्य हमें मिले थे वो पत्थर पर मिले थे, पत्थर से मिले थे। तो हम पाषाण काल के बारे में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पत्थरों के बारे में। तो उस समय उस वीडियो में हमने देखा कि पूरा पाषाण काल जो होता है उसको हमने पूरा कवर किया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। पूरा पाषाण काल हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है मध्य पाषाण काल। तो चलिए देखते हैं मध्य पाषाण काल में क्या क्या खोजें हुई और क्या क्या यहाँ से साक्ष्य मिले। तो मध्य पाषाण काल दोस्तों कहा जाता है कि इसके जो खोजकर्ता या जन्मदाता थे या इनके जो मुख्य खोजकर्ता थे उनका नाम था C.L. कार्लाइल को माना जाता था। इन्होंने C.L. कार्लाइल ने 1857 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण काल से एक उपकरण प्राप्त किया मध्य पाषाण काल से। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मध्य पाषाण काल जो है वो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य की अवस्था है। इसीलिए इस काल में जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पर अत्यधिक संक्रमण हुआ था। इस काल में जो है तापमान और आर्द्रता अत्यधिक बढ़ी थी और इसी कारण यहाँ पर मौसम जो था वो गर्म और सूखा हुआ, जिसका मानव के जीवन पर वह सकारात्मक प्रभाव हमें दिया। मानव जीवन पर वह सकारात्मक प्रभाव पड़ा, ना कि नकारात्मक। तो मानव जीवन पर अगर वह सकारात्मक प्रभाव पड़ा तो मानव का जो परिचय था वह आसपास के वनस्पति जगत व जीव जगत से बढ़ गया। यानी जब मानव को सकारात्मक प्रभाव था तो मानव जो है वो वहाँ के आसपास में जो वनस्पति जगत होता था, यानी वनस्पति वन वगैरह जो होते थे, और जीव जगत यानी जीवों से उनका लगाव जो है वो बढ़ गया। तो ये हमारा मध्य पाषाण काल का कुछ जो है बेसिक चीज़ें हैं। अब हम लोग अपने नोट्स के साथ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो मध्य पाषाण काल, तो इस काल के जन्मदाता या मुख्य खोजकर्ता C.L. कार्लाइल को माना जाता है। इन्होंने 1857 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? विंध्य क्षेत्र यहाँ मध्य में स्थित है। विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण काल से एक उपकरण प्राप्त किया था। तो कौन उपकरण प्राप्त किया था? C.L. कार्लाइल ने 1857 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण काल से एक उपकरण जो है उसकी प्राप्ति की। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की अवस्था है। इसलिए इस काल में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से अत्यधिक संक्रमण हुआ। इस काल में तापमान और आर्द्रता बढ़ी, जिससे मौसम गर्म और सूखा हुआ, जिस कारण से मौसम जो है वो गर्म और सूखा हुआ और जिसका मानव के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब मानव
का परिचय, इस समय मानव का परिचय जो है वो आसपास के वनस्पति जगत व जीव जगत से बढ़ा था। इस काल के उपकरण बहुमूल्य पत्थरों जैसे चर्ट, फ्लिंट और जैस्पर्ट जैसे पत्थरों से छोटे छोटे प्रकार से बने थे। इसलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ एज या सूक्ष्म पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य पाषाण काल के और कौन कौन से नाम हैं? तो माइक्रोलिथ एज या सूक्ष्म पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के उपकरणों में वेदनी, छेदनी प्रमुख थे। इस काल के उपकरणों में वेदनी और छेदनी प्रमुख उपकरण थे। आगे है, इस काल के मानव का स्वरूप जो था वो शिकारी प्रकार का था। यानी इस काल यानी मध्य पाषाण काल में जो मानव होता था उसका स्वरूप यानी उसका जो कार्य होता था वह शिकार करना होता था। इस काल का मानव शवों यानी शवों को दफनाने की क्रिया से परिचित था और ऐसा पता चलता था कि वह लौकिक जीवन के बारे में भी परिचित हुआ। वह शव के साथ साथ उस व्यक्ति की प्रसिद्ध वस्तु को भी जैसे वस्त्र, खाद्य वस्तु या खाद्य पदार्थ को रख देता था। यानी जब कोई भी व्यक्ति एक्सपायर कर जाता था, मध्य पाषाण काल की बात हम कर रहे हैं, ये प्रथा तो आज भी हम लोग के बीच में देखने को मिलती है। अगर किसी की चिता जलती है तो वहाँ पे उससे संबंधित जो उसकी वस्तु होते हैं, जैसे वस्त्र हुआ, बहुत लोग सोना चांदी वगैरह भी रख देते हैं। तो ये मध्य पाषाण काल से ही प्रथा चलती आ गई है, मध्य पाषाण काल से ही प्रथा चल रही है। अब इसके बाद है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल और वहाँ से मिले साक्ष्य। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल और वहाँ से मिले साक्ष्य। इस काल के बारे में हमें जानकारी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी से ये इस काल के बारे में हमें जानकारी मिलता है। कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, यूपी, एमपी और उसके बाद मध्य प्रदेश से इसकी जानकारी हमें मिलता है। राजस्थान से हमें पाषाण काल का सबसे पुराना पशुपालन का साक्ष्य मिला। तो राजस्थान से क्या मिला? पशुपालन। राजस्थान वाले क्षेत्र से हमें क्या मिलता है? पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। सबसे पुराना पशुपालन जो है वो साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? राजस्थान वाले एरिया से। यहाँ के भीलवाड़ा जिले के बागोर नामक स्थान से पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र के बागोर नामक स्थान से हमें पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। बागोर जो है वो मध्य पाषाण काल का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल है। मध्य पाषाण काल का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल था। इसके अलावा हम देखेंगे मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से ही पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। मध्य प्रदेश में भी एक स्थान है आदमगढ़, जहाँ से पशुपालन की प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। और राजस्थान के बागोर नामक स्थान पर कौन से मिलता है? पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, सबसे पुराना। और यहाँ पर प्रारंभिक साक्ष्य दिखाई देता है हमें।
गुजरात के लखनाज से हमें समाधि स्थल का साक्ष्य मिलता है। गुजरात में हमें कौन सी समाधि स्थल का साक्ष्य मिलता है? गुजरात के लखनाज से हमें समाधि स्थल का साक्ष्य मिलता है। उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी में स्थित सराय नहाद राय, महदहा, दमदमा और मोरहाना पहाड़, सिंगी तालाब और लेह खैया प्रमुख स्थल हैं। तो एक बार इसको हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी में स्थित सराय नहादराय, महदहा, दमदमा, मोरहाना पहाड़, सिंगी तालाब और लेह खैया प्रमुख स्थल है। सराय नाहर राय जो है प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित था। यहाँ से गर्तावास यानी पिलर होम्स का साक्ष्य हमें मिला था। इसके बाद हम महदहा जो है ये प्रतापगढ़ में बेलन नदी घाटी में स्थित था, महदहा। इसके बाद दमदमा जो है ये भी प्रतापगढ़ में स्थित था। और मोरहाना पहाड़, सिंधी तालाब और लेह खैया ये तीनों स्थल उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में बेलन नदी घाटी पर स्थित है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि मिर्ज़ापुर ज़िले में बेलन नदी की घाटी के किनारे स्थित नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। पहला दे देगा क्या? दमदमा दे देगा पहला, और बाकी दे देगा मोरहाना पहाड़, सिंधी तालाब, ले खैया ये दे देगा, और एक दमदमा। तो इसमें से आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा दमदमा। ये जो है ये प्रतापगढ़ में स्थित था। ले खैया से सर्वाधिक शवाधानों का साक्ष्य मिला है। शव यानी जो मृत्यु होता है, पार्थिव शरीर, जो व्यक्ति मर जाता है उसको ही उसका शव, उसके शरीर को हम लोग शव कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो शवाधानों का साक्ष्य हमें मिला है वो लेह खैया से मिला है। अब हमारा आता है नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। इस काल के जन्मदाता या खोजकर्ता जो थे वो जॉन लुआब थे। लुआब को माना जाता है। इन्होंने अपनी पत्रिका प्री हिस्टोरिक टाइम्स, तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स किसकी पत्रिका है? जॉन लुआब का, में सर्वप्रथम नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। तो जॉन लुआब की पत्रिका प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जॉन लुआब ने सर्वप्रथम नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने नवपाषाण काल के बारे में कुछ विशेषताएं बताई जो निम्नलिखित हैं। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषताएं हैं कि ये जो नवपाषाण काल था इसमें पहिए का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे यहाँ के लोग। यहाँ के जो लोग थे इस समय नवपाषाण काल में पहिए का प्रयोग शुरू कर दिए थे। इस काल के मानव ने पत्थर या लकड़ी से बने गोलाकार पहिए का आविष्कार किया था। तो आपसे अगर पूछा जाए पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है तो आप लोग बताएंगे नवपाषाण काल में। इसमें बीच में तीलियां नहीं होती थी, यानी ये जो पहिया बनाते थे इस काल के मानव, उसके बीच में जो तीलियां लगी होती है वो नहीं लगी होती थी। इसका प्रयोग वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना था। इसके बाद दूसरी विशेषताएं, जॉन लुआब साहब ने बताया था कि अग्नि का प्रयोग भी इस काल के मानव शुरू कर दिए थे। तो नवपाषाण काल के मानव ने अग्नि का प्रयोग प्रारंभ किया, जबकि पूरा पाषाण काल का मानव अग्नि से केवल परिचित था। अग्नि के प्रयोग से मनुष्य के जीवन में अंधेरे से उजाला आया। अब मनुष्य भोजन जो है वो उबाल कर खाने लगा, जिससे उसका भोजन स्वादिष्ट बना।
अगला विशेषता है 3rd नंबर, कृषि संबंधित कार्य भी नवपाषाण काल में मनुष्यों ने करना शुरू कर दिया। कृषि संबंधित कार्य का व्यापक रूप से प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ। इस काल का मानव गेहूँ, जौ, धान, सरसों, चना, दाल, मटर का खेती करता था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नवपाषाण काल में मानव जो होता था वो किन किन चीज़ों की खेती करता था। जौ हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, दाल हो गया, मटर हो गया, इसका जो है खेती करता था। और एग्ज़ाम में पूछता है कि सबसे पहला खेती जो है कौन हुआ, तो वो जौ का खेती सबसे सर्वाधिक और सबसे पहले जो हुआ वो जौ की खेती किया गया है इन मानवों के द्वारा। हालांकि मनुष्य ने सर्वप्रथम जौ की खेती करना प्रारंभ किया, यहाँ पर लिखा भी है, हालांकि मनुष्य ने सर्वप्रथम जौ की खेती करना प्रारंभ किया। इसका चौथी विशेषताएं जॉन लुआफ साहब ने बताया है कि पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल से ही मिलने लगता था, लेकिन नवपाषाण काल में हमें पशुपालन का बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिलता है। जॉन लुआफ साहब कहते हैं कि पशुपालन जो है ये हमें मध्य पाषाण काल से ही इसका साक्ष्य मिलने लगता है, लेकिन नवपाषाण काल में यह बड़े पैमाने पर इसका साक्ष्य हमें देखने को मिला है। इस काल के मानव ने कुछ जंगली जानवरों व दुधारू पशुओं को पालना शुरू किया। इसके बाद आता है मृदभांड का अर्थ जो है मिट्टी के बर्तन से है। मृदभांड का शाब्दिक अर्थ क्या है? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का बर्तन। इसको नवपाषाण काल के मानव ने बहुत आयत पैमाने पर बनाना शुरू किया था। मिट्टी के इन बर्तनों के ऊपर फल फूल व रस्सी के छल्लों का निशान भी मिलता है। रस्सी के छल्लों का निशान भी मिलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या बताएंगे? मृदभांड के ऊपर रस्सी के छल्लों का भी निशान हमें मिलता है। नवपाषाण काल में यह आई थी हमारे सामने उभर कर। इसके बाद हमारा है नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल और वहाँ से मिले साक्ष्य। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल और वहाँ से मिले साक्ष्य। तो सबसे पहला मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें देखते हैं क्या मिलता है। मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोलन नदी, ये देखिए बेलन नदी नहीं है, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये है बोलन नदी के किनारे स्थित था। एग्जाम में पूछता भी है, लोग कंफ्यूज हो जाने कि बोलन की बेलन क्या है। तो मेहरगढ़ जो है यह स्थान जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और नदी कौन था? बोलन नदी के किनारे पर स्थित था। इसे फ्रांसीसी पुरातात्विक जे फ्रांसोया ने खोजा था। मेहरगढ़ की खोज किसने की थी? जे फ्रांसोया ने की थी। यहाँ से तांबा गलाने की भट्टी कहाँ से हमें देखने को मिली? तांबा गलाने की भट्टी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ वासियों ने पूरे विश्व को कपास की खेती करना सिखाया। तो मेहरगढ़ में जो लोग बसते थे वो वहाँ पर खेती करना शुरू किए कपास की, और उसी ने धीरे धीरे उसी को देखते देखे विश्व जगत में कपास की खेती जो है वो करना शुरू कर दिया। विश्व जगत यानी हम एक शब्द में कह सकते हैं कि मेहरगढ़ वासियों के द्वारा ही विश्व में कपास की खेती करना सिखाया गया है। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान प्रांत की रोटी की टोकरी कहा जाता था। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान प्रांत की रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। मेहरगढ़ से गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, खरबूज, तरबूज और कपास की खेती का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है बुर्ज होम। दूसरा क्या है? दूसरा साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है, बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ जो होता है
बुर्ज का मतलब होता है जन्म और होम का मतलब होता है स्थान। तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है जन्म स्थान। यह जो है बुर्ज होम स्थित है हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित था। यहाँ से हमें बड़े पैमाने पर गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास यानी जो ज़मीन के नीचे मिलते हैं, गर्तावास उसे कहते हैं। यहाँ से हमें सर्वप्रथम मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि किस स्थल से या किस स्थान से मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य हमें मिला है, तो वह स्थान है बुर्ज होम, जो स्थित है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद तीसरा स्थल है हमारा इस गुफ कराल। इसका अर्थ है कुम्हार की गुफा होता है। यह स्थान जम्मू कश्मीर में स्थित था। यहाँ से हमें गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। तो हमें गुफ कराल से भी गर्तावास का साक्ष्य मिलता है और इसके अलावा बुर्ज होम से भी हमें गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। कुछ इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर लिखे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो अफ़गानिस्तान में स्थित संघाओं की गुफाएं चित्रकारिता के साक्ष्य के रूप में है। यानी अफ़गानिस्तान में स्थित एक संघाओं की गुफा है जहाँ पर चित्रकारिता संबंधित साक्ष्य जो है हमें देखने को मिलते हैं। चिरांद आधुनिक बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से गुफा चित्रकला का साक्ष्य मिला है। चिरांद से हमें गुफा चित्रकला का साक्ष्य मिलता है। कुलडीहवा जो कि प्रयागराज में बेलन नदी घाटी में स्थित था। यहाँ से धान की खेती का साक्ष्य लगभग 6000 BC का मिला था, 6000 BC पूर्व का मिला था। मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य लगभग 7000 BC का मिला है। मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य हमें लगभग 7000 BC पूर्व ही मिला था। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव नामक स्थान से कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 9000 BC का मिला। तो यहाँ पर दोस्तों आज जो है हमारा पार्ट 2 था। प्राचीन इतिहास में हमने पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल को पूरा समाप्त कर लिया है और पूरे डिटेल के साथ समाप्त किया है। तो दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपके पास हमारा वीडियो सबसे पहले जाए और हमारे इस यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के साथ।